अच्छा जी, ये मेरे पास एक और पेपर है जिसको मैं एवेल्युएट करती हूँ। इसमें ये है कि सबसे पहले इन्होंने कम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारे पास जो कम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन होता है, इसकी जो आंसर की लेंथ है वो हमने हमेशा रखनी है इसके मार्क्स के मुताबिक। थोड़ा सा मतलब इस चीज़ को अंडर कंसिडरेशन हमने रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये क्वेश्चन है एंड इट वाज़ अबाउट रशिया व्हेन रशिया वाज़ यूनाइटेड अंडर वन रूल, ठीक है। तो हमें एक आइडिया होना चाहिए कि अगर ये मुझे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का एक आंसर मैंने लिखना है, तो उसकी जो लेंथ है आंसर में वो तकरीबन 8 to 9 लाइंस की होनी चाहिए, जो कि मैं देख रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू लेंथ द लेंथ ऑफ दिस आंसर इज़ क्वाइट रीज़नेबल। सेकेंड बात हम देखते हैं कि वेन एवर वी आर राइटिंग द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन, तो उस पहले जो है वो उस आंसर के अंदर हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट ज़रूर लिखा करें, ठीक है। जैसे यहाँ पर पूछा गया कि रशिया वॉज यूनाइटेड अंडर वन रूल व्हेन रशिया वॉज, तो वी हैव टू स्टार्ट इन अ वे रशिया वॉज यूनाइटेड अंडर वन रूल, उसके बाद जो भी हमारा प्रोसेस है कि कब हुआ था, ठीक है, उसके बाद वो इवेंट हमने मेंशन करना है। इस तरह से हम अगर क्वेश्चन के आंसर का स्टार्ट लेंगे तो वो एक बात क्लैरिटी में हो जाएगी और उसके हमें मार्क्स जो हैं वो अच्छे मिलेंगे, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकेंडली आपने अपनी जो राइटिंग होती है उसमें आर्टिकल्स वगैरह का बहुत ख्याल रखना है, कहाँ पे हमने दा लगाना है, कहाँ पे आ लगाना है एंड ऑल दैट। हमारी जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया दिस फिनोमिना, ठीक हो गया, द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉस्को हैड ग्रोन एज वेल एज द वेल्थ ऑफ ग्रैंड प्रिंसेस ऑफ, वो उन्होंने सब कुछ मेंशन किया, बट फिनोमिना नहीं था ये एक तरह से आप कह लो कि दिस मैटर, दिस होल प्रोसेस हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो चॉइस, अब फिनोमिना और अगर प्रोसेस में हम थोड़ा सा फ़र्क देखें तो ये इसमें थोड़ी सी हमारी जो है वो साइंटिफिक एक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, ठीक है, और प्रोसेस जो है उसको हम जनरली किसी भी काम के लिए, किसी भी हैपनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो चॉइस ऑफ वर्ड्स के बारे में हमने बहुत ख्याल रखना है। हमने जो हमारे स्पेलिंग्स वगैरह होते हैं उनके बारे में हमने बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को देखना है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ दिस थिंग कि जो हमारे यू कैन से कि ये प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनको हम हमेशा कैपिटल वर्ड्स में लिखते हैं या कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। तो इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि आप यहाँ पर जो इनकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है वो ये है कि इन्होंने अपने जो सेंटेंसेस हैं उनको थोड़ा सा मेरे ख्याल के मुताबिक इनको मोल्ड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल इन्होंने क्वेश्चन की यहाँ पर आंसर लिखा है कि हाउ ट्रेड ऑफ मॉस्को बिगेन, ठीक है, तो उसमें आप वो पूरी जो स्टेटमेंट है वो मेंशन करके और फिर आगे चल के कहते हैं मेड मॉस्को और सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग पोस्ट। अगर इसको सेंस के मुताबिक इस सेंटेंस को देखा जाए तो इट इज़ क्वाइट फाइन, लेकिन अगर रूल के मुताबिक और ग्रामेटिकल सीक्वेंस के मुताबिक अगर इसको देखा जाए तो इसकी जो पूरी एक स्टेटमेंट की एक यू कैन से कि सीक्वेंस है वो इस तरह से होना चाहिए, द ट्रेड ऑफ मॉस्को बिगेन, ठीक है, अंडर द इनडायरेक्ट रूल ऑफ मंगोल्स। फिर उसके बाद जो भी उनका पॉइंट है वो उसको मेंशन करें। कहने का मकसद ये है कि जो हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी पहले हम उस पर जो है फोकस करेंगे, उसके मुताबिक आंसर को हम लेकर चलेंगे और उसके बाद जो है वो बाकी की डिटेल्स हम मेंशन करेंगे। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो है आपने मैंने जिस तरह कि आपको मेंशन किया कि मार्क्स का आपने बहुत ख्याल रखना है और आपके जो आंसर की लेंथ है वो उसके मुताबिक होनी चाहिए। यहाँ पर आई हैव मेंशन कि ऐड मोर। अब ऐड मोर से मुराद ये है कि बाज़ औक़ात हम आपका जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है वो उसको आपने अपने आंसर में पूरा करना होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स उसमें थोड़े से इसलिए रह जाते हैं बिकॉज वो पूरे पैसेज को कवर नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन है उसकी नेचर को आपने देखना है। अगर तो वो कंसेप्चुअल है तो हमने पूरे पैसेज में देखना है कि कहाँ पर उससे रेलिवेंट कॉन्सेप्ट हमें दिया गया हुआ है और उन सब चीज़ों को फिर एक जगह पे हमने रखना है। अदरवाइज़ आपकी जो सेंस है वहाँ पर वो इनकम्प्लीट होगी, जिसकी वजह से आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। देन वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ दिस थिंग। ये जो बात है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि है तो बिल्कुल एक माइन्यूट सी चीज़, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है कि नेवर एवर डू दिस। आप बहुत ज़्यादा कटिंग को टोटली अवॉइड करो, ठीक है। इसलिए ये कहा जाता है कि अपनी प्रैक्टिस इस तरह से आप रखो, अपना टाइम इस तरह से मैनेज रखो कि आप अगर रफ ड्राफ्ट बना के भी उसको नीट में नोट करो तो आप एक रीज़नेबल टाइम में पूरी कम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन कर सको। सो ओवर राइटिंग से आपने बहुत ज़्यादा जो है वो अवॉइड करना है। यहाँ पर जो आपने टाइटल रिकमेंड किया है स्टूडेंट ने, दैट इज़ क्वाइट फाइन, ठीक है। अगर इसको हम एक्सप्रेशन या सेंस ऑफ पैसेज के मुताबिक देखें तो ये एक अच्छा इन्होंने टाइटल जो है उसको रिकमेंड किया है, रशिया फ्रॉम अ सिटी स्टेट टू एन एम्पायर, इट्स टोटली फाइन। लेकिन यहाँ पर 2-3 बातें हैं, ये और भी अच्छा हो सकता है अगर आप थोड़ा सा इसको जनरल रखो,
ठीक है, अपना जो टाइटल है। सेकंड, आपने बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं इसमें बीच में डालनी, ठीक है। वन लाइनर होना चाहिए। नो डाउट इनका एक लाइन में आ तो गया है, लेकिन चूँकि स्टूडेंट की जो हैंड राइटिंग है, उनका फ़ॉन्ट जो है वो स्मॉल है। अगर यही टाइटल कोई इस तरह का स्टूडेंट लिखे जिसकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी बड़ी है, तो मे बी ये 2 लाइन्स में चला जाए। तो आप हमेशा इसको ये ख्याल रखें कि आपका वन लाइनर होना चाहिए टाइटल। उसके बाद आपने जो डिटेल्स होंगी अननेसेसरी उनको स्किप करके एक बहुत ही जनरल सा टाइटल है जो हमने बनाना है, और इस तरह से हमने अपने पूरे क्वेश्चंस को लेकर चलना है। ये ज़्यादा क्रिटिकल आंसर इसलिए होता है बिकॉज इस टोटल एक लाइन के हमें उन्होंने 4 to 5 मार्क्स देने होते हैं, सो वी हैव टू क्रैक दैट। मूविंग टूवर्ड्स पंक्चुएशन। पंक्चुएशंस का जो होता है हमारा क्वेश्चन, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये हमें ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ करेक्शंस, या हमें ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है जिसमें हमने पंक्चुएट करना होता है पूरे पैराग्राफ को। एक चीज़ याद रखिएगा, व्हाट्स गोइंग ऑन, इट्स अ क्वेश्चन, तो वी हैव टू आस्क क्वेश्चन। सेकेंडली, जब हमने मॉम, डैड, आबिल, काबिल ये सारे एक्सप्रेशंस या नाम मेंशन करने होते हैं, एज दीज आर प्रॉपर नाउन्स, तो हम इनका जो स्टार्ट है वो कैपिटल लेटर से करेंगे। थर्डली, यहाँ पर इन्होंने एक मिस्टेक किया कि मॉम, डैड, हाबिल, काबिल, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क आना था। प्लीज़ वेकअप के बाद अनदर एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा क्लियर रहें कि ये एक ही सेंटेंस के अंदर मोर देन 1 टाइम्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सप्रेशंस वी आर यूजिंग। अगर हम 2 से 3 एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं जिसमें एक्सट्रीम एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स है, तो हम जो है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क 2 से 3 दफ़ा लगा सकते हैं। देन आई प्लीडेड, कॉमा, बट दे वर मोशनलेस। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात है कि कॉमा लगा दिया। इसी तरह बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अक्सर ये भी पूछते हैं कि एंड से पहले भी हम कॉमा लगाएंगे, क्या ये कंपलसरी है या नहीं। बेसिकली एंड और बट जो है ये खुद कंजंक्शंस हैं। इनसे पहले हमने कॉमा तब लगाना है जब प्रैक्टिकली एक छोटा सा पॉज हमें चाहिए अपने क्वेश्चन के अपने सेंटेंस के अंदर। मोर ओवर हमने वहाँ पर लगाना है जहाँ पर अगर हमारा सब्जेक्ट चेंज हो रहा हो अगले क्लॉज में तो हम लगा सकते हैं, अदरवाइज़ बट और एंड से पहले कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं होती हमें। इट वाज़ अ वेरी हॉरिफाइंग सीन, फुल स्टॉप। ठीक है, आई फाउंड माई सेल्फ स्क्रीमिंग एंड howling hysterically. My neighbors who came to help the ambulance and police arrived. ठीक है, यहाँ पर हल्का सा हमारा पॉज आएगा और उसके बाद हम अगला एक्सप्रेशन करेंगे। बट दे वर टू लेट। ठीक है, इट वॉज आई वॉज सो शेकन दैट आई कुड नॉट स्टॉप क्राइंग, कॉमा, नॉट इवन द पैरामेडिक कुड काम मी डाउन. I was escorted to the hospital. Somehow they managed to control my aunt. Again, it's a kind of proper noun because वो my aunt की बात कर रहे हैं, तो उस रेफरेंस से हम ए जो है वो कैपिटल लिखेंगे. Her hug and consoling words relaxed me a little. एंड दिस इज़ इट. अब आप ये देखें कि एक पैराग्राफ के अंदर ये आपकी सारी पंक्चुएशंस थी जो कि ऑलमोस्ट सारे में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत भी है. तो ये कभी ऐसा होगा कि हमारा पैसेज इस तरह का भी होता है कि हमें सिर्फ शुरू में रिक्वायर्ड होता है करेक्शन, बाकी सारा हमारा रेगुलर पैसेज चल रहा होता है. तो ज़रूरी नहीं है कि थ्रू आउट द पैराग्राफ हमारे पास कोई करेक्शन वगैरह हो पंक्चुएशन की. हमारे पास कहीं पर भी हो, बस हमने उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको करेक्ट फॉर्म में करना है. देन कम्स आवर ट्रांसलेशन क्वेश्चन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वन. ट्रांसलेशन का बेसिकली हमारे पास पेपर में आने का मकसद ही ये होता है कि हमारी जो ट्रांजिशन है फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर उसको चेक किया जा सके. अब हमारी जो ट्रांजिशन है वो किस तरह से चेक होगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम उर्दू ट्रांसलेशन की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक लाइन में 2 से 3 कॉन्सेप्ट्स हम इकट्ठे लिख सकते हैं. लेकिन अगर वही चीज़ हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखनी है तो वी हैव टू ब्रेक इट डाउन इन डिफरेंट, यू कैन से 2 to 3 पार्ट्स. क्योंकि हमारे पास इंग्लिश में जो एक लेंथ है प्रॉपर एक लाइन की, वो जितनी छोटी हो या रीज़नेबल हो उतनी वो अंडरस्टैंडेबल होती है. तो आई वुड से कि इन्होंने स्टार्ट किया टू दी अगेंस्ट ऑफ वेलकमिंग एंड ओबीडियंट सब्सिक्वेंट. ये टोटली एक रॉन्ग है. ठीक है, इसकी तो टोटल इन्होंने वैसे ही सेंटेंस की ट्रांसलेशन गलत की है. आप क्योंकि ये जो उर्दू में अगर हम देखें तो इस पैराग्राफ की जो लाइन थी वो काफ़ी लंबी थी. ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि इनका जो ये स्टेटमेंट पूरा रॉन्ग हुआ है, विदाउट एनी एक्सप्रेशन, विदाउट एनी स्ट्रक्चर ये सेंटेंस है. वो क्यों है? बिकॉज ही और शी हैज़ ट्राइड टू ट्रांसलेट इट होलली. उन्होंने एक साथ सारे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करने की कोशिश की है. आपने पेपर के अंदर एज अ ट्रिक इसको याद रखना है कि यू हैव टू मेक
पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। वो पार्ट्स बना के आपने सेंटेंस के, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करना है पार्ट्स को, और फिर उन पार्ट्स को कनेक्ट करके एक लाइन बना के लिख देनी है। ये तरीका होता है ताकि हमारी जो ट्रांसलेशन है उसका स्ट्रक्चर कहीं पर डिस्टर्ब ना लगे, ये ना लगे कि हमने किसी वर्ड को मिस किया हुआ है, और एक बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म लगे उसकी। नेक्स्ट जो है वो इन्होंने किसी हद तक ठीक किया है, दैट इन इक्वल स्टैंडिंग ऑफ ब्रिटिशर्स। आपने इक्वल स्टैंडिंग इन्होंने एक बात की, वहाँ पर था कि उनका मुकाबला कर सकें, ठीक है। तो इक्वल स्टैंडिंग इज़ अ गुड चॉइस ऑफ वर्ड, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको इसके अलावा ये भी कर सकते हैं, फेस वर्ड भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ कि आपके पास पेपर में एक वर्ड की ऑप्शंस हो सकती हैं, और जो हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर ये जो वर्ड है ट्रांसलेशन इसकी उर्दू थी कि उनका सामना कर सकें। अब इस पैराग्राफ में अगर 2 से 3 दफ़ा ये वर्ड यूज़ हुआ है तो यू डू नॉट ऑलवेज़ हैव टू यूज़ दिस वर्ड इक्वल स्टैंडिंग। आप एक दफ़ा ये वर्ड यूज़ करो, एक दफ़ा फेस यूज़ करो, एक दफ़ा काउंटर यूज़ कर लो, ठीक है, ताकि आपकी रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स ना हो ट्रांसलेशन के अंदर। ट्रांसलेशन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि स्टूडेंट्स की रेपिटेशन ऑफ वर्ड होती है, हमने इस चीज़ के अवॉइड करना है। मूविंग ऑनवर्ड, हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है। अच्छा, लाइकवाइज आपने जो है एंड ऑफ द पैसेज पे अगेन ये वर्ड है डिवोर्स्ड, ठीक है। अब ये सर सैयद अहमद ख़ान वाज डिवोर्स्ड फ्रॉम दैट दरबार, मतलब उनको वहाँ से निकाल दिया गया या उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली। तो बेसिकली हमने ना जो एक सेंस ऑफ वर्ड है उसको भी समझना होता है। अब डिवोर्स को हम मोस्टली इस सेंस में नहीं यूज़ करते, ठीक है ना। आप इसको सिंपली भी कह सकते हैं कि ही वॉज सेपरेटेड फ्रॉम देम, जैसे कि आप शायद यहाँ पर लिखने भी लगे थे, या आप इसको कह सकते हैं कि ही लेफ्ट दैट दरबार, ठीक है। तो आप कोई भी वर्ड यूज़ कर लो, लेकिन नेचर ऑफ द वर्ड को रखना है हमने अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस। वॉज गोइंग टू बी डिलीवर्ड विद एन अवार्ड एट हिज दरबार। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इन्होंने पैसिव वॉइस का पूरा सेंटेंस यूज़ किया है, ठीक है ना। कोशिश ये करें कि आप अपने जो सेंटेंसेस हैं ट्रांसलेशन के, जो चीज़ आपके इख्तियार में है उसके अंदर पैसिव वॉइस को कम कर दें, ठीक है। आप एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस बनाएं। हाँ, कभी ऐसा हो कि हमारे सब्जेक्ट है या सेंस उसके अलावा कोई और बन नहीं रही, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो फिर हम पैसिव वॉइस में यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हो कि एन अवार्ड was to be given, ठीक है, या एन अवार्ड, या द दरबार, द रिस्पेक्टिव दरबार was going to give एन अवार्ड टू सर सैयद अहमद ख़ान। तो ये एक्टिव सेंस बन जानी थी, या जिसका भी वो दरबार था उसकी, ठीक है। लेटर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज गिवन टू द मेरठ कमिश्नर विलियम्स। यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, टू हैव इट एंड टू हैव इट डिलीवर्ड टू सर, अगेन अनदर एक्सप्रेशन ऑफ पैसिव वॉइस। अगर आप इसको सिंपल लिख देते टू डिलीवर दैट टू सर सैयद अहमद ख़ान एट अलीगढ़, ठीक है, तो ये भी सिंपल होना था। कहने का मकसद ये है कि ट्रांसलेशन में उन्होंने सिर्फ ये नहीं देखना कि हमने उर्दू से इंग्लिश में वर्ड्स की मीनिंग किस तरह से लिखे हैं, बल्कि उन्होंने ये भी देखना है कि कनेक्टिविटी कितनी है हमारे पास, और एक ट्रांजिशन जो है वो कितनी हम दे पा रहे हैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज की तरफ। नेक्स्ट कम्स प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का क्वेश्चन आपने अच्छा सॉल्व किया है। इसमें ये है कि द सन विल नॉट राइज़, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने मार्क इसलिए किया कि हमारे पास एक प्रपोजिशन जो बाय है ये एक बड़ी वर्सटाइल प्रपोजिशन है, जहाँ पर हमारे पास कोई और, इस तरह से स्टूडेंट्स भी करते हैं कि कुछ और समझ ना आ रहा हो तो वो बाय लिख देते हैं। बाय जो है वो बिसाइड्स की जगह भी यूज़ होता है, बाय जो है वो नियर की जगह भी यूज़ होता है, बाय जो है थ्रू की जगह भी यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बाय 6 o'clock लिखा, इट इज़ नॉट रॉन्ग, लेकिन जब हम प्रपोजिशन के रूल्स के मुताबिक बात करेंगे तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, द सन विल नॉट राइज़ टिल 6 o'clock भी हम कर सकते हैं कि 6 बजे तक जो है वो सूरज नहीं निकलेगा, ठीक हो गया। आई मेट व्हेन आई वाज इन कॉलेज, ठीक है। रिमेनिंग आपने ये ठीक की हुई है। नाइदर ही नोर आई वर रॉन्ग, ठीक है, आपकी करेक्शन भी किसी हद तक ठीक है। आप अपनी करेक्शन और प्रपोजिशंस जो हैं इनकी इतनी लर्निंग रखें अपने जो है वो बेसिक ग्रामर के रूल्स वगैरह को पढ़ के, ताकि पेपर में आपका ये बहुत ज़्यादा टाइम इस पे ना लगे, और हमारे होल 10 मार्क्स जो हैं वो इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। Suffering for a long time since a long time ago, neither he nor I were wrong. It was high time to mend this road. The okay paper is made from wood, ठीक है, remaining are fine. अच्छा, उसके बाद इनके सेंटेंसेस आते हैं। अब आपके जो ये वाले इस पेपर में स्टूडेंट के जो सेंटेंसेस हैं दे आर नॉट
यू कैन से कि रॉन्ग नहीं है, बट आई सी मोस्टली जो इसमें रॉन्ग है वो ये है कि उसमें टोटली वो सेंस कन्वे नहीं कर पा रहे। और आप एक और चीज़ ख्याल रखिएगा कि पेयर ऑफ वर्ड्स में अगर एक सेंटेंस आपका गलत है एक वर्ड का, तो दूसरा जो है वो ऑटोमेटिकली गलत कंसिडर होगा, तो ये टोटल दोनों के मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, आपने कोशिश ये करनी है कि क्योंकि आपका जो पेपर में रिक्वायरमेंट है ना, वहाँ पे ये लिखा होगा कि मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स सो दैट देयर मीनिंग्स बिकम क्लियर। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मीनिंग्स लिखें साथ में, जैसे कि इन्होंने मेंशन नहीं किया, दैट टोटली फाइन, लेकिन आपका जो क्वेश्चन जो सेंटेंस है उसके अंदर एग्जैक्ट पता चले कि आपने उस वर्ड को इंसर्ट किया है। ये ना चले पता लगे कि आपने सिर्फ मीनिंग लिखा है या उसको एक्सप्लेन किया है, आप इंसर्ट करना सीखें। ठीक है, सम ऑफ हिज सेंटेंसेस आर गुड, बट रिमेनिंग जिनकी सेंस नहीं बन रही उनको मैंने क्रॉस किया। अगेन इसमें कोशिश करें कि थोड़ा सा एक्टिव सेंस बनाएं, पैसिव की तरफ आप लोग ना जाएं। इंडिया बिल्डिंग कासल्स इन द एयर। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखो तो आपने सब्जेक्ट्स को मेंशन नहीं किया। ठीक है, सब्जेक्ट्स को मेंशन किए बगैर जब आप सेंटेंस बनाते हो तो अगेन उसकी सेंस नहीं हमें समझ आती। देन कम्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर रशिया टू एक्सप्लोर न्यू रूट्स। अब अगर आप ये एक्सप्रेशन देखो तो मैंने कट सिर्फ इसलिए किया कि आपने ओवर राइटिंग की है, ये कोई हमारे पास पेपर में सेंटेंस को लिखने का एक्सप्रेशन नहीं है। सो ट्राई टू अवॉइड, एक लाइन और ऐड करने से गलत नहीं हो जाती बात, लेकिन इस तरह लिखने से आपका इंप्रेशन ज़रूर गलत हो जाता है। ठीक है, सो क्रिएट अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन योर सेंटेंसेस। जितने आपके अंडरस्टैंडेबल सेंटेंसेस होंगे उतना ही आपको इसका फ़ायदा है और उतना ही आपका अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट चीज़ आ जाती है ठीक है, देन कम्स डोंट जस्ट राइट द एक्सप्रेशन एंड लीव द स्पेस। अगर आपको किसी का सेंटेंस नहीं बनाना आ रहा तो यू कैन जस्ट स्किप इट। ठीक है, वहाँ पर लिख कर अगर आप खाली जगह छोड़ेंगे तो वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं आता आपका। प्रेसी इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रेसी का हमेशा आपने ख्याल रखना है। द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू मेक रूल्स विच कंट्रीब्यूट टू द एफिशिएंसी। जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होता है दैट इज़ अ वेरी क्रिटिकल सेंटेंस। ठीक है, इसने हमारे पूरी प्रेसी की अंडरस्टैंडिंग देनी है, इसने चेकर को बताना है कि क्या मैंने इस आइडिया को ग्रेस्प किया है, पढ़ने वाले को बताना है आपने कि क्या आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है ये इंतहाई न्यूट्रल या पॉजिटिव सेंस में हो। ठीक है, टू द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हम इसको इस तरह से लिखेंगे। It works like a double-edged advantage by giving the boundary to play within for both employee and organization. Okay, rules act as constitution. अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आप एक बात कर रहे हैं, important part of management is to make rules. ठीक है, अगला जो आपका पार्ट है या अगली जो लाइन है वो भी रूल्स के मुतालिक है। तो यहाँ पे अगर आप कनेक्टर लगा दें मोर ओवर, ठीक है ना, इन एडिशन टू दिस, तो यहाँ पर हमारा जो एक हम सेंटेंस एक रेगुलर फॉर्म में लिख रहे हैं वो ब्यूटीफाई हो जाएगा, क्योंकि हम बीच में कनेक्टर्स लगा रहे हैं उनकी वजह से। ठीक हो गया। स्ट्रिक्ट रूल बाउंड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर आपने ना अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंस नहीं दी हुई, और इसकी एक और अगेन वही वजह है कि आपने पूरे सेंटेंस को जस्ट ट्रांसलेट या यू कैन से कि मतलब ऑन द होल लेकर चलने की कोशिश किया। अ स्ट्रिक्ट रूल बाउंड्स ऑर्गेनाइजेशन सफ़र्स ड्यू टू मिनिमम रूम टू लेट द इम्पॉसिबिलिटीज़ टू हैपन। अगर यहाँ पर आप एंड लगा देते या इसको ख़त्म करके यहाँ पर आप लिख देते एंड इट सफ़र्स ड्यू टू मिनिमम रूम टू लेट द इम्पॉसिबिलिटीज़ टू हैपन, तो शायद थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाती। यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई। एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रूल्स शुड नॉट, यस। अब जैसे ये लाइन है इसका कनेक्शन है कि रूल्स की एब्सेंस। ठीक है, तो आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगा के रूल का जो नेक्स्ट लाइन है वो नेक्स्ट अगर सेंस में स्टार्ट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो लाइन है ये इस पार्ट के साथ अटैच्ड है, इससे पहले वाले के साथ नहीं। वो हमें एक पॉजिटिव आइडिया दे रहा है, यहाँ पर हमारा एक नेगेटिव आस्पेक्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, रूल्स शुड नॉट बी ऑब्जर्व्ड दैट कैन नेवर बी फॉलोड। अच्छा, एज दिस विल है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। टू द चेन ऑफ वायलेशंस वंस सच रूल is not followed and eventually a damage to the core of organization is done। ठीक हो गया, तो इस तरह से हमने करना है। लास्टली जो आपने ये टाइटल लिखा हुआ है, योर टाइटल इज़ द यू कैन से कि इट्स
टू लॉन्ग, कभी भी जो प्रेसी का टाइटल है उसको इतना लंबा नहीं करना, इसको छोटा रखो एज ए जस्ट टोल्ड इन कम्प्रीहेंशन कि जितना ये शॉर्ट होगा, ठीक है, और जितना ही आप कह लो कि इसमें यू कैन से कि टू द पॉइंट होगा, जनरल होगा, उतना ही एक अच्छा इम्पैक्ट इसका आएगा, ठीक है। तो अपना टाइटल जो है इसको रखना है, हाँ रखना आपने एक ही है टाइटल, ठीक है, ताकि हम जो है वो एक अच्छे वे में हमें इसके जो है वो मार्क्स भी मिल जाएं। आपका कंसिडर भी एक ही टाइटल होता है, पूरे जो 2-4 अगर आपने रिकमेंड किया तो वो नहीं होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पेपर, लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड। आप जो अपनी वोकेबलरी लर्निंग है इसको प्लीज़ रखें, बिकॉज़ ये बने बनाए हमारे 20 मार्क्स होते हैं जिनको कि हमने ग्रैस्प करना होता है, ठीक है। एंड इन दिस वे यू कैन अटेम्प्ट योर पेपर मोर इफेक्टिवली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पेपर। थैंक्स अ लॉट।